नमस्कार दोस्तों, अपन जनजातियां पढ़ रहे थे और जनजातियों क्रम में अगली जनजाति पढ़ते अपन सहरिया जनजाति। हेडिंग है अपना सहरिया जनजाति। देखो सहरिया जनजाति में क्या है। सबसे पहले है कि सहरिया जनजाति है राजस्थान की कौन सी जनजाति है, तो चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे बड़ी जनजाति मीणा है, दूसरी बड़ी भील है और तीसरी गरासिया है और चौथी सहरिया है। सहरिया शब्द शहर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, शहर शब्द का अर्थ होता है जंगल में रहने वाला, और ये शहर शब्द फारसी भाषा का शब्द है। तो राजस्थान की चौथी बड़ी जनजाति है। राजस्थान की चौथी बड़ी जनजाति जो है वो है सहरिया। तो सबसे बड़ी मीणा, दूसरी बड़ी भील, तीसरी बड़ी गरासिया और चौथी आपके सामने है सहरिया जनजाति। अब अपन ने देखा था सहरिया ये शब्द है, ये शब्द वो किस शब्द से बना है, तो शहर शब्द से बना है। शहर शब्द किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। और इस शहर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है जंगल में रहने वाला। इसका अर्थ क्या होता है, जंगल में रहने वाला होता है। तो यहां अपन ने देखा कि जो सहरिया शब्द है वो शहर शब्द से बना है, और शहर शब्द जो है किस भाषा का है, फारसी भाषा का। इसका अर्थ है जंगल में रहने वाला। अब देखो ये बात हो गई। अब सबसे ज्यादा कौन से जिले में निवास करेगी, अरे अपन को ये तो पता होनी चाहिए रहती कहाँ है सबसे ज्यादा। तो देखो ये सर्वाधिक रहती है बारां में, सर्वाधिक बारां में। अब बारां में भी कहाँ रहती है, दो तहसील है, किशनगंज, गढ़ नहीं किशनगंज, और शाहाबाद में रहती है। ये कहाँ रहती है, तो किशनगंज और शाहाबाद तहसील है। इन तहसीलों में सबसे ज्यादा निवास करती है। ये राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। एकमात्र जनजाति है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार के आदिम का मतलब प्राचीन, आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। ऐसी एकमात्र जनजाति है आपकी सहरिया। अब देखो अपन ने देखा सहरिया जनजाति राजस्थान की चौथी बड़ी जनजाति थी। सबसे बड़ी मीणा है, दूसरी बड़ी भील है, तीसरी बड़ी गरासिया है। किस शब्द से बना है सहरिया, शहर से। कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी का। अर्थ क्या होता है, जंगल में रहने वाला इसका अर्थ होता है। सर्वाधिक कहाँ रहते हैं, बारां में रहते हैं भाई। अब बारां में भी कहाँ रहते हैं, तो किशनगंज और शाहाबाद में रहते हैं। राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में इसको शामिल किया गया है। अब है ये सबसे शर्मीली जनजाति है, शहरी जनजाति सबसे शर्मीली है। तो सबसे शर्मीली जनजाति कौन सी है, तो सबसे ज्यादा शर्म आती है। इतनी शर्म आती है कि जनजाति में कभी भीख नहीं मांगते। तो ऐसी जनजाति है जो कभी भी भूखे मर जाएगी लेकिन भीख नहीं मांगती है, कुछ भी हो जाए भीख नहीं मांगेगी ये। और तो और इतनी शर्म आती है कि महिला और पुरुष एक साथ नृत्य नहीं करते। जैसे अपने गाना चलता है ना, नाच मारी, इनके नहीं चलता। ये अपनी पत्नी को साथ नहीं नचाएंगे। अपने तो आपने देखा होगा डीजे पर खूब नाच मारी, लेकिन इनमें महिला और पुरुष एक साथ नृत्य नहीं करते। तो महिला एवं
पुरुष एक साथ नृत्य नहीं करते, कभी भी नहीं नाचेंगे। फिर है इनका कुल देवता कौन होता है? तेजाजी इनका कुल देवता है। कुल देवी है कोडिया देवी होती है। कुल देवी कौन होती है? कोडिया देवी। तो यहां देखिए कुल देवता अपने तेजाजी महाराज की जय। ये तेजाजी हैं, एक ही कुल देवता है। कुल देवी कोडिया देवी। कुल देवी कौन है? तो कोडिया देवी है, इनकी कुल देवी है। इनकी जो बस्ती होती है उसे सहराना कहते हैं। जो बस्ती होती है ना, यहाँ ये लोग रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहराना। तो आपसे पूछे सहराना क्या है, तो आप क्या कहोगे? इनकी बस्ती। फिर इनके मुखिया को क्या कहते हैं? तो कोतवाल। मुखिया क्या कहलाता है? मुखिया कहलाता है कोतवाल कहलाता है। कोतवाल पूछा हुआ क्वेश्चन भी है भैया। तो मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। मुखिया इनका कोतवाल कहलाता है। एक राजस्थान पुलिस में 2013 वाली एग्जाम में आया था कि धारी संस्कार का संबंध किस जनजाति से? तो इस जनजाति में एक संस्कार प्रचलित है जिसका नाम है धारी संस्कार। कौन सा संस्कार होता है? धारी संस्कार। अब देखिए धारी संस्कार क्या होता है? यदि इस जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो तीसरे दिन मृतक की राख मुशाणु में से लाते हैं और ला करके उस राख को आंगन में बिछाते हैं। ठीक है, क्या होता है? मृतक की जो राख होती है, राख उसको ला करके कहां बिछाते हैं? आंगन में। तो ऐसा संस्कार इस जनजाति में प्रचलित है। आपके मन में ख्याल आ गया होगा कि सर ये तो अपने भी यहां ऐसा होता है। अपने नहीं होता ऐसा, अपने मिट्टी बिछाते हैं, नहीं कि मृतक की राख बिछाते हैं। अपने राख थोड़ी लाते हैं कि राख लाए मुशाणु में से और ला करके बिछा दिया और अगले दिन देखा जाता है खोज। खोज का मतलब वहां प्रतीक चिन्ह देखा जाता है किसका बना। अगर वहां कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, पाडा जो भी है, जिसका भी चित्र बना है, इसका मतलब है अगला जीवन में वही बना है, चाहे सुअर का बना हो चाहे किसी का बना हो। तो इस प्रकार से होता है, इनमें धारी संस्कार होता है। आपकी पुलिस में पूछा जा चुका है। तो धारी संस्कार की बात की। अब देखो इस जनजाति में पुरुषों का गोदना गुदवाना वर्जित है। पुरुषों का गोदना गुदवाना वर्जित है। अब यहां गोदना शब्द है। गोदना क्या होता है? गोदना क्या होता है कि सुई या कांटे की सहायता से शरीर की त्वचा पर विभिन्न कलाकृतियां बनाना ही क्या कहलाता है? गोदना गुदवाना। तो इस जनजाति में महिलाएं गोदना गुदवा सकती है लेकिन पुरुष नहीं। इसमें क्या करते हैं? सुई या कांटे की सहायता से ऐसे दे करके छिद्र कर लेते हैं और उसमें फिर खेजड़ी की लूम या जो कोयला वगैरह आता है ना, उसका कलर भरा जाता है, ऐसे दबाया जाता है तो वो कलाकृति बन जाती है। अरे आप लोगों ने कई देखा होगा, कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम लिखवा लेते हैं। लिखवाते हैं क्या मम्मी का? नहीं लिखवाते तो किसका लिखवाते हैं? अच्छा, अपनी प्रेमिका का नाम लिखवाते हैं। कई लोगों ने देखा होगा, अगर नाम व्यक्ति का कुछ भी है और यहाँ लड़की का नाम लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब उसने अपनी प्रेमिका का नाम गुदवा रखा है। तो प्यार तो भाई मम्मी से भी करता ही है, तो मम्मी का तो कभी नहीं गुदवाया। और कई लोग तो यहाँ दिल पर भी खुदवा लेते हैं। अरे यार तगड़े आदमी होते हैं ये लोग, तो ये दर्द भी नहीं होता इनके। तो ये गोदना गुदवाना है, इनकी गलती नहीं है। सबसे पहले गोदना जो गुदवाया था वो कृष्ण भगवान ने गुदवाया था। तो इस जनजाति में पुरुषों का गोदना गुदवाना वर्जित है, जबकि महिलाएं हैं वो गुदवा सकती है। तो ये गोदना की बात हो गई। अब देखो इसमें होली खेली जाती है, और होली कौन सी खेली जाती है इस जनजाति में? लठमार होली। तो लठमार होली है वो किस जनजाति की है? तो लठमार जो होली है वो सहरिया जनजाति की है। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि सर लठमार होली तो महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। जी हाँ, आप सही कह रहे हो, ये महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। सबसे मेन लठमार होली वहीं खेलते हैं, अपन त्योहारों में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं जनजातियों में। तो जनजातियों में सहरिया जनजाति ऐसी जनजाति है जिसमें क्या किया जाता है? लठमार, लठ मस्काते हैं एक दूसरे के, समझ गए? तो ये लठमार होली है इस जनजाति में। तगड़े तगड़े रीति रिवाज है। देखो
तो ये सबसे शर्मीली है। इतनी शर्म आती है, इतनी शर्म आती है, लड़कों से भी ज्यादा। अरे लड़कों को खूब शर्म आती है ना, तो अच्छा लड़कों को शर्म नहीं आती? अरे क्या बात कर रहे हो, सबसे ज्यादा शर्म ही लड़कों को आती है, लड़कियों को कहां शर्म आती है? अच्छा अच्छा शर्म आती है तो फिर यहाँ तुम खिड़की तो नहीं लगवाते? अरे लड़कियों की खिड़की देखे होंगे आजकल कपड़ों में, यहाँ खिड़की आने लग गई, अपनी तो खिड़की नहीं लग रही। तो सबसे ज्यादा लड़कियों को नहीं आती शर्म, लड़कों को आती है। हाँ तो देखो यहाँ सबसे ज्यादा शर्मीली जनजाति, छोड़ो आप तो फालतू बात, इधर आ जाओ। भीख मांगने वाली जनजाति, ओ सॉरी भीख मांगती नहीं है, इसको शर्म आ रही है ना, तो ये कभी भी भीख नहीं मांगेगी, भूखे मर जाएगी। वो खिड़की उड़की की बात चल गई ना, इसलिए इधर ध्यान जा रहा है। इधर आ जाओ, खिड़की छोड़ो आप तो, भीख नहीं मांगेगी ये कभी भी। फिर है महिला और पुरुष एक साथ डांस नहीं करेंगे, नाच मारी बिल्कुल नहीं नचाएंगे, बिल्कुल नहीं नचाएंगे, इतने शर्म आती है इनको। फिर इनका कुल देवता, तो कुल देवता जो है इनका तेजाजी महाराज, ये तेजाजी है जी। फिर एक कुल देवी कौन है? तो कोडिया देवी। कौन सी देवी? कोडिया देवी। सहराना क्या है? बस्ती को कहते हैं लोग सहराना। मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है मुखिया। दारी संस्कार मतलब तीसरे दिन मृतक की राख ला करके आंगन में बिछाते हैं, उसे ही लोग क्या कहते हैं? दारी संस्कार कहते हैं। पुरुषों का गोदना गुदवाना क्या है? वर्जित है, जबकि महिलाएं क्या कर सकती है? गोदना गुदवा सकती है। और कौन सी होली खेली यहाँ? तो लठमार होली खेली भाई, लठ मचकाते हैं एक दूसरे को, तो लठमार होली होगी। आगे चर्चा करते हैं अपन। अब देखो इस जनजाति में पुत्री के जन्म को शुभ मानते हैं। अगर इस जनजाति में किसी की लड़की हो गई है तो लड़की होना क्या मानते हैं लोग? शुभ मानते हैं। लड़की होना शुभ तो मानते हैं, लेकिन पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार नहीं होता। मतलब संपत्ति होती है ना, उसमें पुत्री का अधिकार नहीं होता। अन्य समाज में होता है लेकिन इस समाज में नहीं होता। इसके अलावा इस जनजाति में एक अच्छी बात है, और वो ये है कि इस जनजाति में दहेज का प्रचलन नहीं है। दहेज वगैरह ना लेते हैं ना देते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था है जनजाति में। तो यहां आपने क्या देखा कि लड़की के जन्म को शुभ मानते हैं, लड़की के जन्म को शुभ मानते हैं साहब, शुभ मानते हैं, शुभ मानते हैं लड़की के जन्म को। फिर पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार नहीं होता। पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार नहीं। और मुझे तो सबसे शानदार बात इसमें लगी वो ये है कि दहेज का प्रचलन ही नहीं है, दहेज का प्रचलन नहीं। दहेज अधिनियम 1961 है ना, वो यहाँ पूर्ण रूप से लागू है। तो यहाँ दहेज ना लेते हैं ना देते हैं, तो ये दहेज की बात हो गई। अब देखो ये क्या करते हैं? त्योहार मनाते हैं, मकर संक्रांति का त्योहार। कौन सा त्योहार? मकर संक्रांति का। अब इस पर क्या करते हैं? लकड़ी के डंडों से लेगी खेलते हैं। लकड़ी के डंडों से क्या खेलते हैं? लेगी। अब जब दीपावली आती है ना इनकी दीपावली, तो उस समय गाना जो गाया जाता है उसे कहते हैं हीड गाने। क्या कहते हैं? हीड। और जब वर्षा ऋतु आती है तब वो खेलते हैं आला। कौन सा खेलते हैं? आला गीत खेलते हैं। सॉरी आला गीत गाते हैं, खेलेंगे थोड़ी गीत को, तो आला गीत गाते हैं। और कौन सा गाते हैं? लहंगी भी गाते हैं। तो ये बात अपन ने देखी यहाँ कि मकर संक्रांति जब 14 जनवरी को आती है ना मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति के अवसर पर तो ये लकड़ी के डंडों से, किससे? लकड़ी, लड़की हो रही है क्या? लकड़ी के डंडों से। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर लकड़ी के डंडों से खेलेंगे तो लगेगी कि नहीं? लगेगी ना। तो लकड़ी के डंडों से जो खेल रहे हैं उसे क्या कहेंगे? लेगी। क्या कह रहे हैं? लेगी कह रहे हैं। लकड़ी के डंडों से जो खेल रहे हैं उसे क्या कहते हैं? लेगी कह रहे हैं। ठीक है, लेगी है ये। अब हमने कहा कि दीपावली के अवसर पर जो गीत गाते हैं उसे क्या कहते हैं?
दीपावली के अवसर पर गीत गाते हैं उसे हिट कहते हैं, क्योंकि हिट गाने गाएंगे ना दीपावली के अवसर पर, हिट, तो उसे याद को हिट गाने गाएंगे, इसलिए हिट खेलते हैं। वर्षा ऋतु में जो गीत गा रहे हैं वर्षा ऋतु में, यहां देखो कौन सा गा रहे हैं, तो आला। अरे जब वर्षा आएगी तो आला हो जाते हैं ना, अपनी देसी भाषा में आला, तो आला, और आला कौन हो गया, लहंगा, क्या कौन हो गया, लहंगा, तो लहंगी, और कौन सा गाते हैं, लहंगी, ठीक है, ऐसा सोच लो, लहंगा गीला हो गया है, आला हो गया है, आला हो गया है, तो वर्षा ऋतु में गाते हैं आला, और आल्हा के साथ में लहंगी गीत गाते हैं, ठीक है। अब कई बार सुना होगा यार हमारी टापरी है, तो ए लोग टापरी का नहीं बोला है, ए टापरी बोला अपना घर में बोला है। जो इनके घर होते हैं ना, कच्चे घर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, टापरी। तो कच्चे घर को ये लोग क्या कहते हैं, टापरी कहते हैं। लेकिन आपने वन रक्षक की एग्जाम में एक प्रश्न देखा होगा, इनका जो पेड़ पर मचान नुमा घर बना हुआ होता है, झोपड़ी बनी होती है, उसे क्या कहते हैं, तो देखो उसको टोपा भी कहते हैं, कोरुआ भी कहते हैं, टोपा भी कहते हैं, कोरुआ भी कहते हैं, और गोपना भी कहते हैं। उत्तरायण उपरोक्त सभी, तो टोपा, कोरुआ और गोपना, कौन कौन सा आ रहा है, पेड़ पर घर है इनका, पेड़ पर, या मैं बोलूं पेड़ पर झोंपड़ी, पेड़ पर झोंपड़ी, तो एक तो टोपा, अरे टोपा उड़ते ना वैसे याद रखो, एक तो क्या हो गया टोपा, एक है कोरुआ, कौवा बैठता है ना पेड़ पर, तो कोरुआ, और एक है गोपना, गोपना, तो ये कहते हैं इनके पेड़ पर बने हुए घर को, झोंपड़ी होती है घर, तो क्या होता है। तो यहां आपने देखा कि लड़की के जन्म को क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं, अति शुभ मानते हैं। पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार नहीं होता, बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता। दहेज का प्रचलन नहीं है, ना लेंगे ना देंगे, अच्छी बात है जी, मत लो, दो भी मत। मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडू से खेला तो लगी, इसलिए क्या हो गया, लेगी गीत हो गया, मतलब खेलते हैं साथ में गीत भी गाते हैं। दीपावली के अवसर पर कौन से गाने, हिट, हिट से क्या करोगे, हिट गाने। वर्षा ऋतु में आला हो गए और लहंगा आला हो गया, तो आला और लहंगी गीत गाते हैं। इनके घर जो होते हैं कच्चे घर, उन्हें क्या कहते हैं, अपन टापरी कहते हैं, क्या कहते हैं जी, टापरी। और पेड़ पर जो घर था उसे अपन कह रहे हैं टोपा, कोरुआ और गोपना। अब आगे की चर्चा अपन करते हैं। तो देखो आगे आगे क्या है, ये अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं निकालते, अपने पूर्वजों का क्या नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं निकालते, श्राद्ध नहीं निकालते। आपके जो गुज्जर लोग हैं वो दीपावली के अवसर पर निकालते हैं, जबकि मीणा लोग हैं वो कब निकालते हैं, तो गौहर धन पर्व पर, जिसको अन्नकूट पर्व बोलते हैं, तब निकालते हैं। लेकिन यहां सहरिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध निकालते ही नहीं है। वैसे श्राद्ध कब निकाला जाता है, तो ये भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक निकाले जाते हैं श्राद्ध। जो अपने अक्सर श्राद्ध का समय होता है वो होता है भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक निकाला जाता है। इन्हें बोतों के दिन कहते हैं। तो ये शहरी जनजाति में श्राद्ध का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये बात हुई। अब अपन चर्चा करते हैं कि शहरी जनजाति का आदिम गुरु कौन है। तो आपने नाम सुना होगा जिसने रामायण लिखी है। रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि इनके आदिम गुरु माने गए हैं। इनका सबसे बड़ा एक मेला होता है, सीताबाड़ी का मेला होता है। कौन सा मेला, सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला कहां, बाड़ी बारा, बाड़ी का मेला कहां भरता है, 12 में ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भरता है। तो एक तो अपन ने देखा आदिम गुरु कौन है,
इनके आदिम गुरु है वो कौन है? तो आदिम गुरु अभी हमने बताया कौन है जी, वाल्मीकि इनके आदिम गुरु हैं। फिर इनका सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला तो अभी बताया सीता बाड़ी, और बाड़ी कहाँ है जी, बारा में। तो सीता बाड़ी का मेला बनता है बारा में, जो इनका सबसे बड़ा क्या है, मेला है। अब इनकी एक पंचायत होती है, सबसे बड़ी पंचायत, उसे क्या कहते हैं, तो चौरासिया। जैसे मीनाओं में 84 कहा था, यहाँ चौरासिया कह रहे हैं। सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़ी एक पंचायत होती है उसे क्या कहते हैं, तो चौरासिया कहा जाता है। मीनाओं में 84 कह रहे थे, यहां पर चौरासिया कह रहे हैं। जिस प्रकार बिहल जनजाति के लोग धनुष और तीर कमान रखते हैं, उसी प्रकार सहरिया जनजाति के लोग क्या रखते हैं, तो सहरिया जनजाति के लोग कुल्हाड़ी रखते हैं। ठीक है, अभी हमने कहा भील क्या रखते हैं, तो धनुष और जो तीर वगैरह है वो रखते हैं, जबकि सहरिया जनजाति के लोग क्या रखते हैं, तो कुल्हाड़ी रखते हैं। कुल्हाड़ी रखते हैं लोग, ये इनकी खास बात होती है। इसके बाद देखिए सहरिया जनजाति के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि सहरिया जनजाति एक भीलों की शाखा है। आप इस टोड को, तो इतना गंदा आदमी था कि अपनी टांग हर जगह घुस हुई है इसने, अपने हिसाब से पता नहीं क्या क्या कह गया। विदेशी है लेकिन मजबूरी देखो अपनी। आज जो अपन पढ़ते हैं कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ये राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहलाता है कर्नल जेम्स टोड। आज देखिए अपनी विडंबना कि अपन आजाद हुए इतने साल हो गए फिर भी सब कुछ कर्नल जेम्स टोड के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। हर जगह इसने अपनी टांगड़ी घुस हुई है और यहां भी घुस हुई है। क्या कह रहा है कि सहरिया भीलों की एक शाखा है। अच्छा क्वेश्चन भी है कि किसने कहा है कि सहरियाओं को एक भीलों की शाखा बताई है, तो सहरिया को भीलों की शाखा बताने वाला जो आदमी है वो कौन है, तो कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड, ये कर्नल जेम्स टोड है, ये सहरिया जनजाति को भीलों की एक शाखा बताता है। अब देखो आप देखना कभी भी सहरिया जनजाति के जो गोत्र होते हैं उनकी खास बात देखना, राजपूतों के समान होते हैं। इनके गोत्र जो होते हैं सहरिया जनजाति के, वो किनके समान होते हैं, तो राजपूतों के समान होते हैं। जैसे राजपूतों में गोत्र होते हैं उसी प्रकार से सहरिया जनजाति में भी गोत्र होते हैं, मतलब उन्हीं के नाम के समान होते हैं। तो श्राद्ध कब निकालते हैं सहरिया, निकालते ही नहीं। तो गुज्जर भाई कब निकाल रहे हैं, दीपावली। और मीना लोग कब निकाल रहे हैं, गोवर्धन पर्व पर निकाल रहे हैं। वैसे श्राद्ध का समय कौन सा होता है, तो भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या। आदिम गुरु वाल्मीकि है। सबसे बड़ा मेला सीता बाड़ी, बाड़ी कहाँ बढ़ता है, बारा में। ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, अलग से मेला पढ़ेंगे अपन, उसमें डिटेल पढ़ेंगे इनकी। इनकी सबसे बड़ी जो पंचायत होती है वो कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी जो पंचायत है चौरासिया होती है। जिस प्रकार भील धनुष और तीर कमान रखते हैं उसी प्रकार सहरिया क्या रखते हैं, कुल्हाड़ी। और टोड साहब क्या कहता है, भीलों की एक शाखा कहता है सहरिया जनजाति को। और देखिए इनके गोत्र किनके समान हैं, तो राजपूतों के समान हैं। आगे देखो एक भील जनजाति जो है ये एक भील जनजाति से इनका गोत्र अपन ने बता दिया कि भील की एक शाखा बताई है सहरिया को। आगे देखो ये जनजाति संतोषी स्वभाव की होती है और अपराधों से हिंसा से दूर रहने वाली जनजाति है। क्या है, संतोषी। हिंसा, संतोषी जनजाति है, हिंसा व अपराध से दूर, हिंसा व अपराध से दूर, मतलब जो इनके पास है उसी में लोग संतुष्ट है, संतोष कर लेते हैं ये लोग। ये चोरी अन्याय वगैरह नहीं करते हैं, हिंसा वगैरह नहीं करते हैं, तो ऐसी जनजाति है। इसी कारण एक शहरिया विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1977-78 में। एक माँ बाड़ी योजना चलाई गई थी सन 2000 में,
और माबाड़ी योजना जो है शहरी जनजाति को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए चलाई गई थी। ठीक है, तो अब मैंने एक तो बोला कि शहरी जनजाति विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, 77-78। शहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, तो 1977-78 में चलाया गया। फिर हमने कहा था माँ बाड़ी योजना, माँ बाड़ी योजना, ये माँ बाड़ी योजना कब चलाएगी, सन 2000 में चलाएगी और इसका उद्देश्य था शहरी जनजाति को शिक्षा उपलब्ध करवाना। अब देखो, शहरी जनजाति में महिला को व्यवहारिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, मतलब महिला की अच्छी खासी इज्जत की गई है। ये जनजाति ऐसी है, अगर पति पत्नी घर से बाहर थोड़ी दूर चले जाते हैं तो इसमें घूंघट पर जो निकालते हैं वो रिवाज भी नहीं है। मतलब अपने गांव में घूंघट निकालते हैं, गांव के बाहर जैसे गए तो घूंघट वगैरह भी लोग नहीं निकालते। ये तो हर समाज में है, वैसे तो अपने गांव में निकालते हैं, जैसे शहर में गए और घूंघट वगैरह जो है हटा लिया जाता है, और हटाना भी चाहिए भाई। इसके बाद में देखो, शहरी जनजाति एक हिंदू जनजाति है, लेकिन इनका जो फेरों का तरीका होता है वो भिन्न होता है हिंदुओं से। कैसे? इसमें क्या होता है, वधु को विवाह जो मंडप होता है उस मंडप के पास बिठा देते हैं, दूल्हा 6 फेरे लेता है और 7वां फेरा दुल्हन लेती है। देखो क्या सिस्टम हो रहा है कि जो दूल्हा है वो बेचारा कितने फेरे ले रहा है, 6 फेरे ले रहा है, ये तो 6 फेरे लेता है, और जो दुल्हन है, दुल्हन ये कितने फेरे लेती है, 1 फेरे। ये तो आलसी है, विवाह मंडप के पास बैठी रहती है, बेचारा ये 6 फेरे लेता है वैसे हिंदू। अच्छा, मोटी ज्यादा बन गई क्या, कोई बात नहीं, ये डॉन है, ये बेचारा बोलने वाला आदमी है, तो ये डॉन ही है भाई, 1 फेरे ले रही है, तो 1 फेरा ले रही है, 6 फेरे बेचारा पुरुष दे रहा है। तो वैसे हिंदुओं का, हिंदू ही है जाति, लेकिन हिंदुओं से फेरों का तरीका क्या है, इनका भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो ये आपकी एक शहरिया अपनी जनजाति थी। चाहो तो एक प्रश्न और है, शहरी जनजाति है, इनके जो सहराना होता है, मतलब बस्ती होती है, उस पर वहां एक गोल झोंपड़ी होती है, बीच में गोल झोंपड़ी, उसे क्या कहते हैं, हताई। क्या कहते हैं, हताई। जैसे सहराना है, सहराना मतलब बस्ती, और बस्ती के बीचों बीच में गोल झोंपड़ी बना लेते हैं। ठीक है, एक गोल झोंपड़ी है, ये गोल झोंपड़ी क्या कहलाती है, हताई कहलाती है। तो ये थी आपकी शहरिया जनजाति।